हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसी करंट, डीसी करंट और वोल्टेज के बारे में। एसी और डीसी क्या है, इनके करंट और वोल्टेजेस जो हैं वो क्या होती हैं। साथ ही साथ हम रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे, जो प्रतिरोध होता है हमारा। और रेजिस्टेंस में कुछ चीज़ें और भी होंगी जो हम देखेंगे। और वोल्टेज और करंट का रिलेशन भी देखेंगे। वोल्टेज मतलब V से वोल्टेज को डिनोट करते हैं, और करंट को जो है वोल्टेज को V से लिखते हैं। करंट को जो होता है, करंट को हम जो है I से लिखते हैं, जिसे एम्पियर में मेजर किया जाता है। और ये तो वोल्टेज ही है V से, तो ये भी देखेंगे। और रेजिस्टेंस को ओम और मेगा ओम और किलो ओम में देखा जाता है, तो ये भी देखेंगे। और AC DC भी समझेंगे। और मैं पहले बता दूं कि इससे पहले का जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उससे पहले देख लीजिए आप। इससे पहले वाली जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। पहले वो वीडियोस आपको देखना है, फिर ये देखना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से भी समझ में आएगा, लेकिन वो देखेंगे तो अच्छा फ्लो होगा और आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें आगे कैसे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, और एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है वो भी समझ पाओगे आप। तो चलिए पहले जो हम रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए। रेजिस्टेंस जो होता है, इससे पहले हम आपको बता रखे थे कि एक कंडक्टर वायर है, अगर कोई चालक तार है, तो उस तार के अंदर जो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से टक्कर होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब एक परमाणु से पास होता है तो उसमें कुछ कोलिजन होता है और कुछ अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। तो उसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन को चलने में थोड़ी परेशानी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। तो इसमें ऐसे ही मल्टीपल बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, जो कि बहुत बड़ी संख्या में होंगे। वो डिपेंड करता है कि ये मटेरियल किसका, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, हमारा सिल्वर का है और गोल्ड का है। ठीक है, तो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी अच्छा कंडक्टर होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसमें ज़्यादा होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ईज़िली मूव कर पाते हैं, उसे हम अच्छा कंडक्टर कहते हैं, गुड कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या एक तो ज़्यादा होती है, ऊपर से जो उनकी मूविंग प्रोसेस होती है, जो ईज़िली मूव कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या है। इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हमारा चलता है ना, तो इलेक्ट्रॉन चलने के लिए जब उसके मार्ग में जो अवरोध आता है, जो रुकावट आती है, उसी को जो है हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और ये रेजिस्टेंस जो है ना, वो जब एक परमाणु से, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाता है, तो बीच में जो है जब कोई दूसरा एटम पड़ता है तो उसका जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स भी लगाता है, और वो उसके विरुद्ध आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों साइड में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखे हो आप, यानी कि अगर हम बात करें तो इधर माइनस टर्मिनल और इधर प्लस टर्मिनल लगा रखे हो आप। तो ये प्लस वाला जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको रिपल कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर पुश लग रहा है, धक्का लग रहा है, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये जो अंदर की इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो आगे की ओर मूव कर रहा है। मतलब कि पॉइंट A टू पॉइंट B अगर हम नाम दे दें ऐसे, तो पॉइंट A से पॉइंट B की ओर वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन पॉइंट A से B की ओर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो B टू A होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में करंट होती है। ऐसा हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इसको आप देख सकते हो वीडियो पेज से रिपीट करके। पिछली क्लास का, पिछली जो वीडियो है, हम रिकॉर्डिंग जो है आपको, उसका जो लिंक जो है यूट्यूब पर ही अपलोड है, वो वीडियो हमारे ही चैनल पर है। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर और सारी चीज़ें समझेंगे। तो हर एक मटेरियल का क्या होता है ना, रेजिस्टेंस डिफाइन होता है, पहले से फिक्स होता है कि अगर आयरन है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, कॉपर है तो उसकी कितनी होगी, एल्युमिनियम है तो उसकी कितनी होगी। तो मटेरियल के हिसाब से फिक्स होता है। लेकिन अब डिपेंड ये भी करता है कि अगर कोई तार है और ये पतला सा तार है, ऐसा पतला सा तार है, और एक तार मोटा सा है, ऐसा उतना ही लेंथ का है, ये तार मोटा है, और जो ऊपर वाला तार है उसकी भी लेंथ उतनी ही है, और इसका ऊपर वाले तार का लेंथ उतना ही है, लेकिन इसका जो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है, ए से लिखते हैं इसको, ये जो सरफेस एरिया है, इसी के हिसाब से इसकी मोटे होने की जो टेंडेंसी है, जो
स्थिति है मोटे होने की वो डिफाइन हो रहा है कि अगर ये एरिया बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे ये बड़ा एरिया है तो ये तार ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं और लेंथ को एल से करते हैं। तो ये जो लंबा है अगर, तो इसमें एक सिरे से अगर हम इस पॉइंट 1 को बोले और पॉइंट 2 बोले, 1 से 2 की ओर जाने में इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा टक्करों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तार मोटा है तो मोटा होने से क्या होता है, मोटा होगा तभी तो मटेरियल तो वही है, अगर ऊपर भी एल्युमिनियम ही है और नीचे भी एल्युमिनियम का ही वायर है तो मटेरियल तो वही है। तो मोटा होने से रेजिस्टेंस वैल्यू घट जाती है। कैसे घट जाती है, तो अगर आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताएं कि दोनों वायर जो है, अगर आप देखो अभी फ़िलहाल अगर इस तरह से देखो दोनों का लेंथ बराबर है अगर, तब तो फिर हम रेजिस्टेंस को कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर मटेरियल के हिसाब से बात करें, अगर ये 1 kg का है और ये भी 1 kg का है, ठीक है, और बस ऊपर वाले को क्या कर दिया गया है, स्ट्रेच कर दिया गया है, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया और इसकी लंबाई बढ़ा दी गई। दोनों का वेट बराबर है, दोनों के अंदर जो मटेरियल है, जो परमाणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी बराबर हैं, वजन बराबर है ना, 1 kg दोनों के हैं। एक का लेंथ जो है वो बड़ा है, ये L1 है और ये क्या है, L2 हो गया। अब क्योंकि लेंथ फर्स्ट वाले को हमने खींच दिया तो इसकी लंबाई बढ़ गई, और ये जो L2 है वो मोटा है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो मोटे वाले जो वायर है, मोटा वायर जो है, इसका रेजिस्टेंस कम है, और ये जो लंबा हो गया मटेरियल उसके अंदर भी उतना ही है, उस तार को खींच के लंबा कर दिया गया। तो उस स्पेसिफिक लेंथ की वजह से इसमें मटेरियल तो उतना ही है, जितना मटेरियल ऊपर है उतना ही मटेरियल नीचे है, लेकिन ये खिंच गया, तो खींचने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, सिंपल एग्जांपल से अगर समझें हम, तो मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा रूम है और यहाँ पे इसका डोर है, और पूरा भी डोर है, ऐसे बड़ा सा भी डोर है, एक छोटा सा भी डोर है। अब इसमें बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो इसमें हैं, पूरा फुल है ये, मान लो ये पूरा क्या है, फुल है। मान के चलो हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, फुल का मतलब कि ऐसा एक सेंस में बोल देते हैं इसको कि इसमें 100 लोग हैं, ठीक है, इसमें 100 लोग हैं और अचानक से इनको बाहर निकलना है, ठीक है, इनको अचानक से बाहर निकलना है, तो सभी लोग दरवाजे की तरफ दौड़ के जाएंगे, या फिर अगर ये पूरा बड़ा सा दरवाज़ा ही खोल दिया जाए तो सभी लोग आराम से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा बड़ा हो गया ना, डोर जो है जिधर से निकलना है, ये पूरा इतना बड़ा एरिया हो गया निकलने का, तो एरिया बढ़ गया, निकलने की जो रास्ते का जो एरिया है वो बढ़ गया, तो सभी 100 लोग आराम से निकल जाएंगे। अगर वही एरिया छोटा करके एक पतली सी गली बना दे और बोल दे भाग जाओ यहाँ से निकल के आप सभी लोग एक ही साथ, तो ये 100 लोग एक ही बार में उस पतली सी गली से निकल नहीं पाएंगे, आपस में टक्कर करने लगेंगे, यहीं पे आपस में क्या करने लगेंगे, टकराने लगेंगे, एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगेंगे, और धीरे धीरे करके एक एक लोग निकलेंगे, ऐसा होगा। अगर पूरा दरवाजे का ये पूरा गेट ही पूरा सा खोल दिया जाए बड़ा सा, तो सभी लोग, जैसे ये शटर ही पूरा उठा दिया जाए, तो सभी लोग एक ही बार पूरा बाहर निकल जाएंगे दौड़ के। तो वही चीज़ है, यहाँ पे तार पतला हो गया तो पतले रास्ते पे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। मान लो इसमें हमारे मान के चलो 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 ही लाख इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, क्योंकि दोनों का मटेरियल का जो अमाउंट है वो सेम है ना, दोनों मटेरियल का अमाउंट सेम है। खींच दिया तो अभी भी इस पूरे तार में 1 लाख लोग हैं, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, तो रास्ता पतला हो गया, तो उस 1 लाख इलेक्ट्रॉन को, जो 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, उसको चलने में ज़्यादा कोलिजन होगा ना, ज़्यादा टक्कर होगा एक दूसरे से, और वो हीट भी ज़्यादा होगा मोटे की तुलना में, मोटा कम हीट होगा, क्योंकि अभी इसका दरवाज़ा मान के चलो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये मोटा रास्ता है, इसमें दरवाज़ा है, बड़ा दरवाज़ा है, तो ईजिली एक दूसरे से, मतलब एक साइड से दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन दौड़ पाएंगे। इसमें भी तो उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने ऊपर वाले में, ऊपर पतला है नीचे मोटा है, नीचे वाले आराम से जाएंगे, वही चीज़ है। तो इस तरह से अगर हम बोले तो एक फिक्स अमाउंट के मटेरियल का तार अगर बनाया जाए और दोनों का लेंथ अलग अलग हो, अमाउंट बराबर है, दोनों का लेंथ अलग हो, अगर एक बड़ा हो और एक छोटा हो, तो छोटा लेंथ जिसका होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, बड़ा लेंथ जिसका होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये तो एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हमने इसको बता दिया, लेकिन अगर ये थ्योरेटिकली साइंटिफिकल तरीके से देखा जाए तो ये कैसे काम करता है इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, अब इसके लिए हमने थोड़ा सा चैट जीपीटी ओपन किया है, और इस चैट जीपीटी को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप यहाँ से जो है ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीख सकते हैं।
अभी जो कोर्स चल रहा है वो 25% ऑफ चल रहा है, और जिनको भी कोर्स बाय करना है स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करके यहाँ से ये जो कोर्स दिख रहा है 6000 का, उसको आप 4500 में पा सकते हो। 1 ईयर वीडियो की वैलिडिटी है, वीडियो कोर्स है। और ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, सीट बुकिंग चल रही है, और ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। जिनको भी करना है वो आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए भी, ठीक है। तो चलिए इतना आपको समझ में आ चुका है। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है। रजिस्टिविटी क्या होता है, देखिए हर पदार्थ का रजिस्टिविटी कुछ होता है। देखिए कॉपर लिखा है, एल्युमिनियम लिखा है, सिल्वर लिखा है, गोल्ड लिखा है, 4 के लिए लिखे हैं। सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी किसकी है, अगर चारों को कंपेयर किया जाए तो 2.44 इंटू 10 पावर माइनस 8, 2.44 इंटू 10 पावर माइनस 8, और ये क्या है 1.56 इंटू 10 पावर माइनस। तो सबसे अधिक किसकी है, 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 8, और 1. सबसे अधिक रजिस्टिविटी है किसकी, ये समझना है पहले। और रजिस्टिविटी होती क्या है ये भी हम समझेंगे अभी। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा एक थ्योरी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए द रजिस्टिविटी रो, उसको रो से लिखते हैं, ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड इज़ गिवन बाय ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक थ्योरी होता है। वो थ्योरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। देखिए अभी हमने इसके बिहाफ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे क्या बोला कि लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, मतलब कि ये जो एरिया है छोटा हो रहा है, ये एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये एरिया क्या है, लेंथ अगर कम है इसकी तो ये एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो अब समझो लेंथ बढ़ रही है, मतलब एरिया जब कम हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कि रेजिस्टेंस रिवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ऐसा एक मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगी। तो हुआ तो यही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। खींचने पे ऐसा ही हुआ है तार के साथ। दूसरी चीज़, अगर ये एरो हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, तो R जो है वो ऐसा मिल गया, R इज़ रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। और अब जो होगा दूसरी चीज़ जो है, इसी फॉर्मूले को अगर हम देखें यहाँ से तो L भी यहाँ पे मेंशन है। मतलब कि आप देखो अब यही R जो है लेंथ बढ़ा है ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या हुई है, बढ़ी है ना। लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ी है, तो लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब लेंथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, ऐसा ही हो रहा है। अब इन दोनों को अगर हम इन दोनों इक्वेशन को 1 2 मान लें और दोनों को मर्ज कर दे, तो ये लेफ्ट साइड में R है और ये साइन लगा देंगे और ये हो जाएगा L ऊपर और R जो है नीचे। इसके नीचे तो 1 है ना, कुछ नहीं है, तो L के नीचे 1 है, कुछ नहीं है। तो दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो L क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब इस तरह से हो जाएगा फॉर्मूला L/A। और अगर इसको हम हटा के बराबर का इक्वल साइन लाते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूले का रूल होता है, तो यहाँ पे आता है रजिस्टिविटी रो L/A। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे चैट जीपीटी ने दिया हुआ है। अगर हमने चैट जीपीटी से पूछा कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो किसी भी वायर का वो डिपेंड कर रहा है उसके मटेरियल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द रजिस्टिविटी रो ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड इज़ गिवन बाय, मतलब रजिस्टिविटी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये जो रजिस्टिविटी रो है ना, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब रजिस्टिविटी है क्या, समझो यहाँ पे। अब इसको अगर आप फिजिक्स के लैंग्वेज में समझेंगे तो ये रजिस्टिविटी क्या दर्शाना चाह रहा है ये हम समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इस 4 अलग अलग मटेरियल की बात करें, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, समझते हैं क्या है वो। सबकी रजिस्टिविटी वहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर लंबाई के हिसाब से ही बात करें, अगर हम L/A का एक रेशियो लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं रो से, तो वो कितना गुना बढ़ रहा है या घट रहा है इसको समझेंगे। उसी के हिसाब से हमारा जो है, मतलब कि यहाँ समझो आप, ये इनका मान लो कि कुछ भी कैलकुलेशन आया, मान लो 0.5 आया, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम कि L/A कुछ भी आया, वायर की कुछ लंबाई थी और कुछ एरिया था और मल्टीप्लाई किए कुछ ऐसा आ गया। और जो रजिस्टिविटी है, जो भी चीज़ें हैं वो तो ऐड ही मल्टीप्लाई ही हो रही है ना उसमें। अगर कुछ रजिस्टिविटी है यहाँ पे, कुछ भी है, मान लो 0.06 है, 0.65 है, ऐसा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ना कुछ, जो भी इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, गुणा करने के बाद जो भी चीज़ आएगी वो तो प्रतिरोधी कहलाएगा ना उसका। मतलब कि रजिस्टिविटी का गुणा करने से, रजिस्टिविटी एक जो है ना गुणांक है, जो कि लेंथ और रेशियो के
साथ मल्टीप्लाई होता है, लेंथ और एरिया के रेशियो के, लेंथ और एरिया के अनुपात रेशियो के साथ उसका मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसकी रजिस्टिविटी का उसी वायर के लेंथ और एरिया में मल्टीप्लाई होता है। अब आपको इसका एरिया पता चल जाए कि कितना है ये एरिया, और इसका लेंथ पता चल जाए कि ये कितना है लेंथ, और दोनों को एक ही यूनिट में रखना है। अगर मीटर में एरिया है तो लेंथ भी मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में एरिया है तो सेंटीमीटर में लेंथ होना चाहिए, अगर मिलीमीटर में एरिया है, मिलीमीटर स्क्वायर होता है ये, मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया है तो लेंथ भी जो है वो mm में ही होना चाहिए। ऐसा समझ में आ रहा है ना, एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर मीटर में ले रहे हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में mm में है तो mm में। तो इन्हीं का जब लेंथ और एरिया का जब अनुपात आएगा जो ना, उसी में रजिस्टिविटी का गुणा कर दो तो क्या मिल जाता है, पदार्थ का रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, तो हर एक पदार्थ का एक जो फिक्स अगर लेंथ है आपके पास उस वायर का, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सर्किट में जो तार होता है उसका जो डायमीटर होता है ना, जो मोटाई होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि सर्किट चला रहे हो 2 दिन बाद ये डायमीटर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये तार की सर्किट में जो पूरी पैड वैल्यू बनी होती है ना आपकी, ऐसे पूरी सर्किट बिछी होती है, तो ये जो तार है, ये तार जो वायर है अंदर कॉपर की, उसकी डायमीटर मतलब मोटाई जो है ना, ये कम ज़्यादा नहीं होती है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 साल बाद, वो जितना है उतना ही रहता है। लंबाई भी कम ज़्यादा नहीं होती है, जितनी है उतनी रहती है। तो मतलब कि उस पूरे सर्किट का एक फिक्स रेजिस्टेंस भी होता होगा केवल वायर का, और बीच में एक रजिस्टर और ऐड कर देते हैं, जैसे बीच में यहाँ पे काट के एक रजिस्टर डाल दिया 100 किलो ओम का, तो वायर का रेजिस्टेंस और ये 100 किलो ओम का रजिस्टर ऐड हो जाता है, तब जाके वो पूरी सर्किट की रेजिस्टेंस हो जाती है। ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब कि पूरे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई भी सर्किट है अगर, तो सर्किट में कुछ ना कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होती है जो कि उसके वायर की खुद की होती है, खुद की वायर की होती है, और उसी वायर के बीच में हम एक सीरीज़ में और रजिस्टर यूज़ कर लेते हैं जो कि 0 ओम का भी हो सकता है, 1 किलो ओम का भी, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में और आगे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हम क्या बोल रहे हैं, ओम, किलो ओम, ये सब क्या होता है, ये सब समझाएंगे आपको धीरे धीरे। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये रो जो है, रो से ही हमें रेजिस्टेंस मिलता है। रो जब हमारे पास रहेगा पहले से, तो ये तो ChatGPT ने बता ही रखा है, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। कॉपर का रो जो होता है इतना होता है, एल्युमिनियम का रो इतना होता है, सिल्वर का इतना होता है, गोल्ड का इतना होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं किसका सबसे कम है। जिसका सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई तो कर रहा है। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 1.68 इंटू 10⁻⁻8 का मतलब है कि ऐसा 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। ठीक है, ऐसा। अब 8 0 है तो यहाँ पे संख्या को अगर हम पूरा डिवाइड करें अगर इसको, तो ये ऑलरेडी 2 संख्या तो है ये, अब 8 0 बढ़ेगा, 1 फिर 1 2 3, मतलब इसको हम सही से लिखते हैं आगे तो आपको समझ में आएगा। 8 6 तो ऑलरेडी थे, एक पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ तो 1 हो गया, फिर 0 2 3 4 5 6 7, तो 1 वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे, तो पॉइंट जो है वो यहाँ पहुँचाया, और ये प्लस में है, ये माइनस में नहीं है, ये अभी क्या है, प्लस में है। सभी डिजिट्स जो गिवन है वहाँ पे ना, सभी के सभी प्लस में है, ध्यान से देखना, ये सभी प्लस में है, किसी के आगे माइनस साइन नहीं है, तो सभी के सभी प्लस में है। लेकिन यहाँ ये जो मिला है हमें पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 0 मिला है, पॉइंट के बाद 7 0 मिला है, और 1 6 8 है, तो सब में ना 7 0 मिलेगा। सबके आगे देखो 1 पॉइंट है, तो सब में 7 0 मिलेगा। सेकंड वाले में भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, कितना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर सेकंड में क्या आएगा 2 8 2, और लास्ट वाले में 2 3 4 5 6 7, और थर्ड में 1 5 9, और फिर क्या है 0.1 2 3 4 5 6 7, और फिर क्या है 2 4 4। अब बताओ 282 बड़ा है या 244 बड़ा है, या 156 बड़ा है या 168 बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन है? 282। 282 किसका है? एल्यूमिनियम का। मतलब कि एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी क्या है? ज़्यादा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होने वाला है ना। देखो अगर ये 1 रहा तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1, अगर ये इसका रेशियो 1 आया और ये भी 1 रहा तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 ही आएगा ना। अगर ये 2 रहता तो, अगर ये 1 होता तो मल्टीप्लाई करते तो 2 हो जाता ना। अगर ये 4 आया, मान लो L/A की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 में अगर ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 8 हो जाएगा। अगर 3 रहता तो 12 हो जाता, 4 रहता तो 16 हो जाता। तो बढ़ रहा है ना, अगर रो बढ़ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ये है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो मेंशन दिख रहा है
जिसका ज़्यादा होगा रो 282, मतलब ये वाले का ज़्यादा है ना एल्युमिनियम का, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होता है? एल्युमिनियम के वायर में ज़्यादा प्रतिरोध होता है, इसीलिए एल्युमिनियम का वायर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कॉपर का देखो क्या है 168 है, और सिल्वर का देखो सबसे कम है 1.59, और गोल्ड का भी देखो रेजिस्टेंस है, गोल्ड का भी देखो रेजिस्टेंस होता है। गोल्ड की वायर में रेजिस्टेंस होता ज़रूर है, लेकिन ये ज़्यादा सुपर कंडक्टर होता है, ये और अच्छा काम करता है, इसमें करंट फ्लो बहुत ईजी होती है। तो हमारा जो ये गोल्ड है बेटर होता है, लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से सिल्वर और गोल्ड को जो है छोड़ दिया जाता है, जो कि केवल प्रोसेसर के अंदर ही यूज़ किया जाता है इनका। बाकी हम अगर कॉपर एल्युमिनियम में कंपेयर करें तो हमें जो 2 चीज़ें दिख रही हैं, आयरन का भी होता है जो कि और ज़्यादा तुच्छ होगा, अगर आप उसको सर्च करोगे रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन तो वो भी मिल जाएगा, अभी हम देख लेंगे आगे। तो 1.68 दिख रहा है और 2 दोनों का बहुत ज़्यादा डबल का लगभग दिख रहा है ना अंतर, मतलब 0.75 0.8 का दिख रहा है अंतर। तो एल्युमिनियम से ज़्यादा बेटर है कॉपर, इसीलिए कॉपर की वायर की रेजिस्टिविटी जो है कम होती है, तो रेजिस्टेंस उसका कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होता है तो वो अच्छा वायर होता है। इतना समझ में आ गया रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, ठीक है। तो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट का रिलेशन पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे ये चीज़ आपको समझा चुके हैं ये कैसे होता है, अब हम आगे देखेंगे रिलेशन, उसके बाद हम AC और DC के ऊपर आएंगे। तो पूरे वीडियोज़ में बने रहिए, देखिए इसको सही से, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके आसपास जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग कुछ भी करते हैं, जिनको इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ें सीखने में, उनको ये वीडियो आप शेयर भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना सकें, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ये गुणांक है जो लेंथ और उसके डायमीटर, मोटाई के जो अनुपात आते हैं ना, उसी में गुणा करके रेजिस्टेंस ला देता है वो, ठीक है। तो जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगा उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ये। और अब हम ये समझेंगे कि अभी रेजिस्टेंस का हम जो है यूनिट समझेंगे, वोल्टेज का भी यूनिट समझेंगे, और एम्पियर का भी यूनिट समझेंगे। तीनों का पहले यूनिट समझ लेते हैं, ठीक है। यूनिट मतलब मात्रक, मात्रक मतलब किस में उसको मेजर किया जाता है, किस में उसको मापा जाता है। जैसे आलू को आप मार्केट से लेने जाते हो केजी में लेते हो ना, कुछ भी मसाले को ग्राम में लेते हो, केजी में तो लेते नहीं हो, तो वो डिपेंड आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी क्या है कि रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, जैसे आप लंबाई को, लेंथ जो है उसको आप या तो मीटर में ले सकते हो, या तो सेंटीमीटर में, या तो मिलीमीटर में ले सकते हो। नॉर्मली यही 3 डिस्टेंस में आप उसको मेजर करते हो। किलोमीटर में भी लेंथ ले सकते हो। और एरिया क्या होता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मिलीमीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर, या तो इसी तरह का कुछ एरिया भी होता है, तो किलोमीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस का क्या होगा ये समझेंगे, रेजिस्टेंस का भी यूनिट देखेंगे क्या होता है, फिर हम वोल्टेज का भी यूनिट देखेंगे, और फिर हम करंट का भी यूनिट देखेंगे। तीनों को समझ लेंगे यूनिट के बारे में अच्छे से, उसके बारे में समझ लेंगे कि उनका यूनिट क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रिलेशन पर, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के रिलेशन के ऊपर चलेंगे। इनका रिलेशन क्या है और इनका जो एग्जैक्ट फंडा है वो समझेंगे क्या है, फिर हम उसके बाद AC DC पे आ जाएंगे। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या है डिफरेंस, और वायर लंबा होगा और वायर मोटा होगा, लंबाई कम होगी, मटेरियल उतना ही होगा, तो उसमें क्या होगा, मतलब समझ में आ चुका है ना, ठीक है। अब हम सब चलेंगे आगे। अभी AC DC आप पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, यूनिट के ऊपर। यूनिट समझेंगे, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट, रेजिस्टेंस कॉमा वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, करंट ओनली नहीं लेंगे, ये एक स्पेशल करंट होता है ना, करंट को हम कहीं कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वाटर फ्लो भी है, करंट बोल सकते हैं उसको, भी करंट बोल सकते हैं। वाटर फ्लो को, पानी बह रही है उसको भी करंट बोल सकते हैं, उसमें भी करंट फ्लो है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है ना, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का नाम ही दे दे तो सही रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पहले समझेंगे। तो रेजिस्टेंस को जो है ना हम मेज़र करते हैं, और इसी को हम आगे पढ़ेंगे, प्रोसीड भी इसी को हम आगे करेंगे। रेजिस्टेंस के आगे जो इससे डिवाइडर सर्किट बनता है, और इसकी मदद से जो भी वोल्टेज ड्रॉप का प्रोसेस होता है, कैसे ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, करंट को कैसे ड्रॉप करता है, ये समझेंगे। सर्किट में इसका यूज कैसे किया जाता है, पैरेलल और सीरीज में, और क्यों किया जाता है पैरेलल और क्यों किया जाता है सीरीज में इसका यूज, ये सारी चीज़ भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम यूनिट से इसको स्टार्ट कर देते हैं, और रेजिस्टेंस तक हम आ ही चुके हैं। तो रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है ये भी समझ लेंगे,
और ये सारी चीज़ें अगर हम डीसी पे समझ रहे हैं तो एसी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो डीसी और एसी दोनों अगर समझ गए तो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। रेजिस्टेंस के बाद एसी डीसी भी समझ लेंगे, ठीक है। फिर हम रेक्टिफायर की प्रोसेस को पढ़ेंगे कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और कुछ ट्रांसफार्मर के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर दूसरे कंपोनेंट पे आएंगे, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हमारा रेजिस्टेंस ही रहेगा, जो कि अभी प्रोसेस लंबा है। हमें डिवाइडर सर्किट भी पढ़ना है, हमें पुल अप और पुल डाउन भी पढ़ना है, और हमें इसकी यूनिट पढ़नी है अभी, ठीक है। तो चलिए, और उस यूनिट के बाद रिलेशन पढ़ना है, फिर इसका ग्राफ देखना है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का ग्राफ क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे अब डेटा शीट का भी पढ़ते हो ना, सारी चीज़ें नहीं पता रहेगी तो अब डेटा शीट नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। उसमें बहुत डीप में सारी चीज़ें साइंस लैंग्वेज में लिखी रहती है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें लेके आया हूँ आपके लिए। तो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, अब इसका यूनिट समझेंगे। तो सबसे स्मॉल यूनिट होता है जो रेजिस्टेंस का, वो ओम होता है। आप इसको और भी मतलब सबसे स्मॉल का मतलब कि ये हमारा मिली ओम भी हो सकता था, लेकिन माइक्रो ओम भी हो सकता था, लेकिन अभी ये कंसीडर नहीं करना हमें, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 0 ओम से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी वैल्यू होती है मोबाइल के अंदर। तो ओम से हमारा जो रेजिस्टेंस ये स्टार्ट हो गया, ओम समझ रहे हो ना, ऐसा सिंबल होता है। अब या तो ओम लिखेगा या तो ओनली आर लिख देगा। अगर ऐसा लिखा है कहीं 100 आर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 100 ओम। अगर ऐसा लिखा है केवल 100, कुछ भी नहीं है इसके आगे, तब भी इसकी वैल्यू कितनी है, 100 ओम है। अगर ऐसा लिखा है 0, मतलब 0 ओम है। अगर 0 आर लिख दिया मतलब 0 ओम है। अगर 1 आर लिख दिया मतलब 1 ओम है, ठीक है। किलो नहीं है इसमें। अगर 1 ये सिंबल बना दिया तो सिंपल है, तो क्लियर ही है कि 1 ओम है ये। अगर 0 के बाद सिंबल बना दिया तो भी क्लियर है कि ये 1 ओम है। अच्छा, अगर ऐसा लिख दिया 0 आर ओम ऐसा लिख दिया मतलब तब भी 0 ओम है, ठीक है। दोनों चीज़ें लिख रखा है, तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, 0 ओम बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो रेजिस्टेंस हमारा हो गया ओम में, और इसकी जो सेकंड होगी वो होती है हमारी ओम के बाद होती है किलो ओम। तो 1 किलो ओम बराबर होता है, आपको पता ही होगा किलो मतलब कितना होता है, ठीक है। अब ये ओम का सिंबल हम बार बार नहीं बनाएंगे, ऐसे आर लिखेंगे, ठीक है। तो 1 किलो ओम इक्वल टू होता है 1000 ओम। आपको पता ही है ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम का ही होता है ना 1 kg, ये तो सबको पता होगा। अब इसके बाद होता है 1 किलो के बाद मेगा, 1 मेगा ओम का भी यूज़ होता है। तो मेगा में 6 जीरो हो जाता है, 10⁶ आर, मतलब 6 जीरो लगा लेना 1 के आगे, ऐसा। तो ये हमारा हो जाता है 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा 1 मेगा का है, उससे छोटा किलो ओम है, उससे छोटा क्या है, ओम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया तीनों में क्या है, इसमें मापा जाता है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा है तो वो मेगा ओम में होगा। थोड़ा मिडिल क्लास का है तो मतलब किलो में कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है कि 200 किलो ओम का हो सकता है 100 किलो ओम का, हो सकता है 10 किलो ओम का। तो किलो ओम का रेजिस्टेंस एक बड़ा वैल्यू होता है, और मेगा ओम तो बहुत ही बड़ा होता है। और जो रेजिस्टेंस ओम के अंदर होते हैं वो रेजिस्टेंस को ज़्यादातर बाईपास भी कर सकते हैं। 50 ओम से ज़्यादा का कम का रेजिस्टेंस है, अगर 50 ओम तक का, 0 से 50 ओम तक के रेजिस्टेंस को अगर कहीं से निकल जाता है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, जंपर लगा सकते हैं, ठीक है। एज ए फ्यूज उसको जंपर कर सकते हैं 0 से 50 ओम तक के। उसके ऊपर तक के भी जंपर कर देते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किस सर्किट में लगा हुआ है। आपने कई बार तो 1 kg का भी जंपर कर दिया, आपने 1 किलो ओम का भी जंपर कर दिया, तब भी काम हो गया। लेकिन वो अगर किसी सेंसिटिव प्लेस पे लगी है ना, तो आप जंपर मारोगे, आईडी थर्मल लाइन में लगी, आप जंपर मारोगे, बस प्रॉब्लम आ जाएगी सर्किट में, चार्जिंग नहीं होगा, फेक चार्जिंग। लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक केवल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए लगा हुआ है और उसमें कोई करंट का चेंज जो है आगे नहीं है, कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है, तो आप जंपर मार दोगे तो चल जाएगा। इसीलिए सर्किट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, और हमें जंपर किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में ही करना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो अगर प्रोसेस से चलोगे तो पूरे फ़ोन में पूरा वो प्रोसेस चल पाएगा सही से। अगर आप प्रोसेस के साथ मतलब छेड़छाड़ करोगे, कहीं कुछ वैल्यू डालोगे, कहीं कुछ वैल्यू डालोगे, तो फ़ोन भी अजीब हरकत करेगा, कभी ऑन होगा, कभी नहीं ऑन होगा, कभी कुछ, ठीक है। तो आप परेशान हो जाओगे। तो इस तरह से जो है ये आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि वोल्टेज की क्या यूनिट है। वोल्टेज जो होता है वो तो वोल्ट ही होता है। जो वोल्टेज होता है ना, ये वोल्टेज को हम लिखते हैं V से, वोल्टेज को लिखते हैं V से, जो भी वोल्टेज होता है उसको हम लिखते हैं V से। और जो करंट होता है वोल्टेज V से लिखते हैं। वोल्टेज में दो चीज़ होती है, AC वोल्टेज भी होती है और DC वोल्टेज भी होती है, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे। और करंट जो होता है हमारा, करंट को ही एम्पियर से बोलते हैं, ठीक है। एम्पियर, एम्प जो लिख रहा है ना, एम्पियर, 1 एम्पियर 2 एम्पियर आपने सुना होगा ना। तो करंट जो होता है वो एम्पियर में मेजर होता है, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। और वोल्ट जो होता है, वोल्ट ऐसे लिखते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। वोल्ट जो होता है वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टेज हमारा AC का भी हो सकता है और DC का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वोल्ट है। अच्छा समझो, अब अगर AC वोल्टेज है तो करंट भी AC होगा, अगर DC वोल्टेज है तो करंट भी DC होगा सर्किट में। अब AC करंट क्या होता है और DC करंट क्या होता है। AC वोल्टेज DC वोल्टेज तो समझ में आता ही है
कि जो AC वोल्टेज है वो हमारा घर में यूज होने वाला वोल्टेज है, और जो DC वोल्टेज है वो हमारा बैटरी से यूज होता है। लेकिन इसी वोल्टेज के वजह से जो करंट फ्लो होगा, जो AC के वजह से करंट फ्लो होगा उसका नेचर भी AC जैसा होगा, और जो DC के वजह से फ्लो होगा उसका नेचर DC जैसा होगा। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं आप, लेकिन इससे पहले इनका रिलेशन देख लेते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का। तो इसमें भी एक साइंटिस्ट हैं, ओम्स लॉ बना रखे हैं, वो अपने नाम के ही ऊपर ही लॉ बना रखे हैं जिसको ओम्स लॉ बोला जाता है। तो अगर हम ओम्स लॉ सर्च कर लें, चैट जीपीटी से पूछ ही लेते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और पूछना था, रजिस्टिविटी ऑफ आयरन। ठीक है, तो हम ये भी लिख देते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ Fe, या आयरन ही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9.7110 पावर -8, ये -8 तो सब में कॉमन है ना। 9.71 ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। रेजिस्टेंस वायर, लोहे के तार का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है भैया, तो इसको तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, घर के वायरिंग में भी लोग नहीं उसको यूज़ करते, तो मोबाइल सर्किट का तो बात ही छोड़ो। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, सॉरी लॉ का स्पेलिंग गलत हो गया, लॉ अभी वो कंसिडर कर लेगा, लॉ ओम्स लॉ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लो ओम्स रेजिस्टेंट, ये समझ लिया, ओम्स लॉ अब आया। ठीक है, यहाँ पे ओम्स LAW होता है, यहाँ पे हमने LO लिख दिया। ये एडिट है क्या यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको O की जगह ए कर सकते हैं और इससे रिसेंड कर देंगे। तो देखिए ये ऊपर से ही शुरू में ही हमें ये चीज़ बताएगा। ठीक है, ओम्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट V = IR। अब ये क्या है? तो V मतलब वोल्टेज और I मतलब करंट है, जो कि एम्पियर्स में है, और रेजिस्टेंस जो है ओम्स में है। अब ये ओम्स किलो ओम्स में भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ओम्स। आपको अगर किलो ओम में मिलता है तो पहले उसको ओम में कन्वर्ट करिए, फिर इस फॉर्मूले में रखिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू किलो ओम में दी हुई है रेजिस्टेंस की, तो यहाँ किलो ओम रख के कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, ओम्स में पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे अरेंज क्या लिखा है? रीअरेंज्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो रीअरेंज किया गया, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया गया, तो ये चीज़ बना हुआ। अभी इसको हम समझा देते हैं आपको क्या है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कैलकुलेशन का। बोला इफ़ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 6 ओम रजिस्टर, द करंट फ्लोइंग इज 2 एम्पियर। मतलब कि अगर एक बैटरी जो है 6 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसा वो बोल रहा है कि एक बैटरी है और इसको एक 6 ओम के रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा फ्लो होगा। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा I जो बोल रहा है वो 6 एम्पियर होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे चैट जीपीटी ने बता रखा है। यहाँ पे देखो, सॉरी 2 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर में बोल रहा हूँ, 2 एम्पियर होगा, क्योंकि 12 में अगर 6 का डिवाइड किया जाए तो 2 ही आएगा ना। तो 12 में 6 का डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो जाएगा। ऐसा सिंपल बोल रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अभी हम आगे आपको और बताएंगे। ये थ्योरेटिकली बोल रहा है, ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा अभी होता क्या है। ये जो करंट आता है ये आता कैसे है, एग्जैक्ट आपका ऐसा मिलेगा नहीं सर्किट में, जब आप चेक करोगे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला इस तरह से होता है। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, वो कैलकुलेशन कैसे काम करता है वो हम आपको बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पे दिख रहा है V = IR। ठीक है, तो V = IR मतलब कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा आपको कि अगर कोई तार है, ठीक है, अगर कोई तार है और एक फिक्स टेम्परेचर पर चल रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तार को गर्म किए जाओ, गर्म करोगे ना, इस तार को हीट करोगे। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, इस तार को हीट करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाएगी। क्यों होगी, बढ़ेगी? बताएंगे क्यों बढ़ेगी। हीट करने से क्या होगा कि इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडम मोशन करने लगेंगे। रैंडम मोशन मतलब इधर उधर जिग जैग मोशन में आ जाएंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, इधर उधर गति करने लगेंगे, इधर उधर चलने लगेंगे। अब इसमें प्रेशर है, बहुत तेज़ी से इधर उधर भाग रहा है। और जब आप इस पर बैटरी लगाओगे, करंट फ्लो कराने के लिए, तो क्या होगा पता है? बैटरी का जो इफेक्ट होगा इस वायर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना पहले था। जब ये इलेक्ट्रॉन शांत बैठा हुआ था तो इसने हल्का सा धक्का लगाया, आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन ये ऑलरेडी भाग रहा है, इधर उधर आपस में टक्कर कर रहा है। तो अब इसको, बैटरी को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब कोई वायर गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें बैटरी लगाओगे तो वो वायर बर्न हो सकता है, वो वायर टूट सकता है। इसीलिए हीट बोर्ड में कभी पावर सप्लाई नहीं डालना चाहिए।
बोर्ड एकदम ठंडा हो जाए, सर्किट की रेजिस्टेंस वैल्यू सही हो जाए, इलेक्ट्रॉन शांत हो जाए, उसके बाद आप बैटरी लगाओ ताकि करंट के लिए जो है उनको अच्छा पुश मिल सके, इलेक्ट्रॉन को अच्छा बल लग सके बैटरी से, बैटरी द्वारा लगाए गए बल से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चल सके। रैंडम मोशन कर रहा है, उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, आप बैटरी लगा दिए, जाके टक्कर हुआ, धुआं निकल गया, बैटरी जल गई। बैटरी भी आपकी जल सकती है, तार भी जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि अगर ये ठंडा है तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ठीक ठाक होगी, और अगर ये गर्म है तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगी, और ठंडा होगा तो बढ़ेगी, ठीक है। ठंडा होगा, सॉरी, गर्म है तो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी, ठंडा है तो कम होगी, ठीक है। ठंडा है तो कम होगी रेजिस्टेंस वैल्यू, एक फिक्स लेवल तक जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर गर्म है, हीट है, तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गई है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ गया, टक्कर ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि अब जो है एक तार है, और मान लो ये एक वायर है, और ये वायर जो है अभी हमने जो कैलकुलेशन देखा उसके हिसाब से ये कॉपर का है, ठीक है। तो ये जो कॉपर का वायर है तो इसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, रेजिस्टिविटी फिक्स होगी ना, रो जो है उसकी फिक्स होगी, लेंथ भी तो फिक्स है, ये एरिया भी फिक्स है, तो इसका रेजिस्टेंस भी तो फिक्स ही होगा ना, ये भी तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ही होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इस तार का सर्किट बना दिया, यहाँ से यहाँ कनेक्शन बना दिया, और 2 घंटे बाद देखेंगे तो कनेक्शन की लंबाई बढ़ जाएगी और तार पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, तार मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना मोटा तार आपने बना रखा है, जितनी लंबी बना रखी है सर्किट में, उतना ही रहेगा ना हर बार, वो 2 साल बाद देखोगे तब भी वही रहेगा वो। तो अब इसमें चेंज क्या होने वाला है, मतलब कि इस वायर का रेजिस्टेंस तो फिक्स है पहले से, सर्किट बनाई गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर दी गई सर्किट वायर की, और अब साइंटिस्ट ने बोल दिया कि इसमें बैटरी लगाओगे 3.7 वोल्ट की। अब बैटरी यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया, फिक्स रेजिस्टेंस है, और इसमें एक और रेजिस्टेंस डाल दिया बीच में, तो अभी भी तो फिक्स हो गई, ये भी तो एक फिक्स वैल्यू है, ये भी पूरी वायर की भी फिक्स थी, तो पूरी सर्किट की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है अभी भी तो फिक्स ही है, अभी भी तो फिक्स ही है। और बैटरी की भी वैल्यू फिक्स कर दिया कि इतना बैटरी डालोगे तो करंट भी तो इसमें फिक्स हो गया, जितना बैटरी डालोगे उसी के अकॉर्डिंग करंट चलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अब चेंज होने वाला है नहीं। बैटरी का चार्ज बढ़ा, बैटरी चार्ज होकर 4.2 तक गया, करंट का अमाउंट बढ़ा, बैटरी और बढ़ा दिए, धीरे धीरे 6 वोल्ट तक कर दिए, तो करंट का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ गया। और एक लिमिट होगा कि अगर इसमें अब 20 वोल्ट कर दोगे तो वहाँ तक तो ये वायर सह पाएगी, लेकिन जैसे 21 वोल्ट करोगे ये वायर जल जाएगी, ये वायर क्या होगी, जल जाएगी। क्या बताया था कि परमाणु का जो है वहाँ पे खुद का अस्तित्व समाप्त होने लगेगा, इनर सेल टूटने लगेंगे और पूरी वायर जो होगी वो ब्लास्ट कर जाएगी। तो एक लिमिट होता है, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, उस सीमा तक, उस लिमिट तक वो काम करेगा, उसके ऊपर वो ब्लास्ट करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ मिला कि वायर का रेजिस्टेंस तो फिक्स है, बस चेंज क्या हो रहा है, वोल्टेज। और वोल्टेज चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि आई चेंज हो रहा है और वोल्टेज चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ी, वोल्टेज घटाया तो करंट घटी, लेकिन रेजिस्टेंस फिक्स है। मतलब कि सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया हमें, V समानुपाती I, ऐसा। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ाया वायर में तो करंट भी क्या होगी, बढ़ेगी, इसका मतलब यही होता है। और अगर वोल्टेज घटाया तो करंट भी क्या होगी, घटेगी। ऐसा ही तो यहाँ पे घटना दिख रहा है, और रेजिस्टेंस फिक्स है, मतलब कि अगर यहाँ पे हम बराबर का साइन लगाना चाहें तो यहाँ रेजिस्टेंस ही आएगा, यहाँ क्या आएगा, रेजिस्टेंस ही आएगा, और ये हो जाएगा I, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो V/I करना पड़ता है। यहाँ पे I को नीचे लाएंगे, जब ये बराबर के इधर आएगा तो ये V/I हो जाता है, इक्वल टू R, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें तो ChatGPT ने लिख के यहाँ पे रख रखी है पहले से। यहाँ पे देखो I इक्वल टू V/R भी बोल रहा होता है, V बराबर IR भी होता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, IR लिखा है उसने, हमने RI लिखा है। तो RI लिखो या IR लिखो, बात तो बराबर है ना, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर हमने इसने बोला कि R इक्वल टू V/I होता है, तो V/I भी चलेगा ना। अभी बता रहा हूँ कैसे R इक्वल टू V/I होगा, ये तो हमने अभी देखा ही, यहाँ पे जस्ट आगे बनाया ही, R इक्वल टू V/I, ठीक है। तो इसका सेकंड रूप हो गया, तो वही बोल रहे हैं ना। और इन दोनों का अगर I इक्वल टू V/R भी होता है तो ये कैसे हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। तो देखो I को इधर ले लो, R को इसके जगह पे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो अगर सर्किट की रेजिस्टेंस पता है आपको, और सर्किट में चलने वाला वोल्टेज पता है, तो सर्किट का करंट भी पता है आपको। और अगर सर्किट का करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो सर्किट में डलनी पड़ने वाली जो वोल्टेज होगी वो भी पता चल जाएगी। अगर सर्किट में करंट और वोल्टेज का अनुपात पता है तो वही अनुपात ही रेजिस्टेंस होती है सर्किट की, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला ChatGPT ने तो बहुत इजीली कैलकुलेट करके बोल दिया कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी और 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट जो होगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा। बहुत सटीक बोल दिया उसने, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर ये सर्किट है ऐसा, ठीक है।
और इसके क्रॉस वोल्टेज देखा जाता है। अगर ये मान लो 100 या 10 किलो ओम का है तो इसके क्रॉस अगर इस पर लोड पड़े हुए हैं, ऐसे इधर भी लोड है कुछ, इधर भी लोड है या बैटरी है, ऐसा कुछ सर्किट है, तो इसमें जो क्रॉस वोल्टेज होता है ना, इधर और इधर जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज का अंतर जो होता है डेल्टा वी कहलाता है। और ये जो डेल्टा वी होता है वो जो वोल्टेज का जो अंतर होता है उसके अकॉर्डिंग करंट निकलता है। डेल्टा वी और ये जो रेजिस्टेंस है वो आर इसके प्लेस पे आ जाएगा, आर नीचे कर देंगे तब जाके ये जो करंट होगी वो निकल जाती है कि कितनी करंट इस रजिस्टर से क्रॉस हुई है, कितनी करंट इस रजिस्टर से क्रॉस हुई है, और वही करंट इस सर्किट में चल रही होगी। वैसे तो सीरीज में करंट कंसिडर किया जाता है, अगर यहाँ 2 एम्पियर चल रहा है तो यहाँ भी 2 एम्पियर चलना चाहिए, लेकिन आगे लोड होगा तो करंट चेंज होगा। इसके बारे में हम आगे समझाएंगे आपको कि अगर आगे लोड होगा तो करंट क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। लोड नहीं है तो जो करंट इधर है वो करंट इधर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन लोड पड़ते ही रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देगा और बाकी करंट को पीछे रोक देगा, कुछ ही करंट आगे जाएंगे। तो इस तरह से होता है, लोड पड़ गया तो ये फिर वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ आएगा और ये रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज का डिफरेंस कम हो जाएगा ना। अगर 12 वोल्ट की बैटरी हो, यहाँ कुछ डिफरेंस आया, मान लो यहाँ हमारा 12 वोल्ट था और यहाँ 10 वोल्ट हो गया या 8 वोल्ट हो गया, तो 2 वोल्ट का या 4 वोल्ट का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे 2 या 4 होगा ना, 4 और आर जो रेजिस्टेंस है वो 10 है, किलो में ही लेंगे और उसको, तभी उसी के इस किलो के अकॉर्डिंग ही तो ये चेंज हुआ है, तो जो ये है हमारा एम्पियर में आ जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड करके बहुत छोटी सी करंट हमें मिलने वाली है, बहुत छोटी सी करंट चेंज हुई है यहाँ रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस द्वारा जो करंट चेंज कराया जाता है ना, उसको ऐसे निकाला जाता है डेल्टा वी से। जो भी रेजिस्टेंस है वो कितना करंट चेंज करा सकता है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज बहुत थोड़ी सी चेंज आती होगी। आपने देखा होगा कई बार 1.8 वोल्टेज की सप्लाई लाइन है और एक 2.2 के रजिस्टर को जब क्रॉस कर रहा है तो एक साइड 1.8 रहता है और एक साइड जो होता है ना वोल्टेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1.79 ऐसा, 1.73 ऐसा हल्का सा वोल्टेज चेंज हुआ है, और रजिस्टर की वैल्यू भी तो बहुत कम है, 2.2 के है। तो वही जो थोड़ा सा करंट चेंज हुआ है ना, उतने ही चेंज को I2C सर्किट के ऊपर ये पुल अप कराया जाता है, उतने ही चेंज को I2C सर्किट जो है ना डिटेक्ट करती है, और वही चेंज नहीं होता है वहाँ पे तो I2C सर्किट एरर हो जाती है, रेजिस्टेंस को जंपर नहीं कर सकते वहाँ पे आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, मतलब V = IR एक फार्मूला हमने देख लिया, इसको ट्रांसफ़र करके रीअरेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है ये भी देख लिया, और रजिस्टिविटी का भी फार्मूला देख लिया कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपन एरिया, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया कि रेजिस्टेंस अगर किसी चीज़ का निकालना है तो उस पदार्थ की रजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। और गूगल कर लो सीधे, जो भी कॉपर है कॉपर का कर लो, आयरन है आयरन का कर लो, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कोई भी है, कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, मेटल है, उसका रजिस्टिविटी होती है, सबकी रजिस्टिविटी होती है। वही रजिस्टिविटी डिफाइन करती है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, कितने लंबे तार का, कितने मोटे तार का, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है AC और DC के ऊपर, कि AC और DC करंट होता क्या और बनता कैसे, ये करंट काम कैसे करता है, तो चीज़ें समझेंगे धीरे धीरे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम आगे इसको इरेज कर लेते हैं पूरा। AC DC जो है हम समझेंगे स्टार्टिंग से। तो AC मतलब अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट जो है प्रत्यावर्ती धारा, और DC मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। आप समझो AC DC जो आपको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, यही लैंग्वेज आप समझो AC और DC। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा मोबाइल चार्जर या कोई भी अडाप्टर होता है उसके ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़। ये 50 हर्ट्ज़ क्या होता है, और उसके इनपुट की बात हो रही है ये इनपुट में, और आउटपुट में लिखा होता है जो भी आउटपुट, अगर है चार्जर है तो 5 वोल्ट, और लैपटॉप का चार्जर है, लैपटॉप का तो 19 वोल्ट लिखा रहता है, और यहाँ पे 2.5 एम्पियर, यहाँ पे 3.2 एम्पियर ऐसा लिखा रहता है। तो इस तरह से 19 वोल्ट के साथ में इतना एम्पियर आउट करेगा, 5 वोल्ट के साथ में इतना एम्पियर आउट करेगा, ये इसका मतलब है। लेकिन इनपुट कितना हुआ 220 से 240 और 50 हर्ट्ज़। इसमें करंट नहीं लिखा है इनपुट में कितना करंट दिए थे, लेकिन आउटपुट में करंट बता रहा है, मतलब सर्किट के अंदर करंट बनाई जाती है, ठीक है, इसी वोल्टेज की मदद से। लेकिन AC करंट होगा ना यहाँ पे जो भी होगा, तो AC करंट को मेजर नहीं करता है कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। जो AC करंट होता है उसको फ्रेक्वेंसी बोली जाती है, उसको फ्रेक्वेंसी के फॉर्म में लिखी जाती है, और ये तो बहुत कम फ्रेक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज़ है, मेगा हर्ट्ज़ भी नहीं है, तो इसमें अभी कोई करंट है नहीं उतना। लेकिन जब ये सर्किट में जाएगी ना तो ये काम करेगी, और यहाँ से सर्किट जो है करंट को बिल्डअप करने का काम करेगा। तो वो चीज़ हम समझेंगे धीरे धीरे अभी। अब हम समझेंगे कि AC होता क्या है। अब आपका यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ लिखा है इंडिया के डिवाइस में, लेकिन आप दुबई का कोई डिवाइस लोगे ना तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ लिखा होगा। US का लोगे ना, US का कोई डिवाइस लोगे वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ लिखा होगा। ऐसा क्यों?
यूएस वाले के पास 60 हर्ट्ज़ की जो एसी वोल्टेज है वो अवेलेबल है और हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की एसी वोल्टेज अवेलेबल है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे की साइंस थोड़ी लंबी है, इसको भी हम समझाएंगे नेक्स्ट एक क्लास के अंदर कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे में 50 होता है और यूएस में 60 होता है। ठीक है, ये जो बिजली बनाई जाती है जिस प्रोसेस से, टरबाइन की मदद से, वो पवन चक्की की मदद से या फिर इलेक्ट्रिक टरबाइन की मदद से, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। वो कैसे काम करता है टरबाइन, उसका पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा आपको। वो प्रोसेस समझ जाओगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया में 50 और यहाँ पे 60 क्यों है। आप चाहो तो गूगल करके भी सर्च कर सकते हो चीज़ें, बाकी मैं तो इसमें ऐड कर ही दूंगा और मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट में इन सारी चीज़ों को समझा लूँ नेक्स्ट किसी क्लास में। तो एसी में हमारा 50 होता है इंडिया में, लेकिन विदेश में हमारे दूसरे किसी कंट्री में हम देखेंगे तो हमारा वहाँ पे 60 होगा। वो कंट्री वाइज इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो प्रोसेस होता है, वहाँ की जो विंड होती है, अगर पवन चक्की से बनाई जा रही है तो वहाँ से जो वाटर फ्लो होता है जो टरबाइन के ऊपर गिरता है, उसका फ्लो स्पीड, वाटर के गिरने का स्पीड कुछ और होगा, आपके कंट्री में कुछ और होगा, कुछ और डिस्टेंस पे उनकी टरबाइन लगी होगी, आपका कुछ और डिस्टेंस पे लगा होगा, तो आपका ब्लेड स्लो घूमेगा, उनका ब्लेड फास्ट घूमेगा। ऐसा प्रोसेस हो गया है, इसी वजह से 10 का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो वो हम आगे डीप में समझाएंगे और कैसे एसी बनता है वो समझेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको जो है एसी का जो साइन वेव होता है वो हम समझा देते हैं आपको, डीसी का वेव समझा देते हैं। तो ग्राफ समझेंगे, तो ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें ऐसा, ठीक है, तो ये ग्राफ लाइन जो होता है ये किसको डिनोट करता है ये समझेंगे। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये डिनोट करता है वोल्टेज को, ये डिनोट करता है वोल्टेज को, और ये जो लाइन है ये डिनोट करता है टाइम को, ये डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, और इसी तरह से हम एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक वोल्टेज की हो गई और ये हो गई टाइम की। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया जाए, ये हो गई टाइम की और ये हो गई वोल्टेज की। ठीक है, वोल्टेज की। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अगर ये हमारा डीसी वोल्टेज होता, यहाँ पे अगर डीसी होता, तो डीसी में आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में भी बता दूं कि ऐसे एक कोऑर्डिनेट होता है जिसमें इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये सेकंड होता है और थर्ड और फोर्थ भी होते हैं। यहाँ थर्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है, ऐसा होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सॉरी ऐसा होता है, सेकंड यहाँ होता है, थर्ड यहाँ होता है, फोर्थ यहाँ होता है, ऐसा। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे। इधर हमारा प्लस होता है, इधर हमारा माइनस होता है, नीचे की ओर क्या होता है हमारा माइनस, ऊपर की ओर क्या होता है प्लस होता है। तो ठीक है, उसको समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें होता ये है कि अगर ये डीसी वोल्टेज होता, मान लो 5 वोल्ट की डीसी वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट इसका ग्राफ हमेशा सीधा रहेगा किसी भी समय। देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ भी किसी भी सेकंड, 1 घंटे बाद देखोगे तब भी वो 5 वोल्ट पे रहेगा। बहुत होगा, बहुत होगा अगर ड्रॉप होगा, डिस्चार्ज होगा, ऐसे चला, ऐसा डिस्चार्ज होगा, ऐसा डिस्चार्ज हुआ, ऐसा डिस्चार्ज हुआ, जाके तार जीरो लाइन में टच कर गई, मतलब कि वोल्टेज जीरो हो गया। वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया, बैटरी एकदम से ड्रॉ हो लो हो गई। ठीक है, ऐसा होगा, इस तरह से पाथ बनाएगा डिस्चार्जिंग का। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, वो एक ही बार नहीं डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैटरी चार्ज है 5 वोल्ट, सर्किट में डाला सीधे 0 वोल्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 पाथ ऐसे बनेगा उसका। ठीक है, और अगर डिस्चार्ज नहीं हो रही है तो स्टेबल लाइन ऐसे दिखती है, ये होता है डीसी, ये होता है डीसी वोल्टेज। ठीक है, अब अगर आपका डीसी वोल्टेज है, फिक्स वोल्टेज है, तो करंट भी क्या होती है इसी के साथ साथ फिक्स रहती है। अब जरूरी नहीं है कि 5 वोल्ट है तो 5 ही एम्पियर की करंट होगी, वो डिपेंड करता है कि इतनी करंट है, इतनी करंट है, कितनी करंट है, करंट की क्या अमाउंट है। अगर इसी लाइन को करंट में भी कंसिडर कर लें तो करंट यहाँ भी हो सकता है, करंट यहाँ भी हो सकता है, करंट यहाँ भी, मतलब कि समझ रहे हो ना, ये 1 के नीचे है मतलब 0.5 में होगा, ये 2 के नीचे है, ये 3 के नीचे है, ऐसा एम्पियर में है। तो करंट कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर और वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, जस्ट अभी हमने फार्मूला देखा V=IR। तो सर्किट की करंट जो है वो डिपेंड करती है वोल्टेज और सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, और किसी भी टाइम पे देखोगे डीसी में तो करंट का जो नेचर है वो पॉजिटिव साइड में ही रहता है, पॉजिटिव साइड में ही रहता है या फिर जीरो रहता है। कभी भी ऐसा नहीं दिखाएगा कि माइनस में दिखा रहा है। माइनस में तब दिखाते हो मल्टीमीटर का वायर उल्टा लगाते हो, ना कि माइनस में बैटरी होती है, जीरो हो जाती है बैटरी, उसी को लोग कहते हैं माइनस में है। बैटरी माइनस में नहीं है, बैटरी जीरो हो गई है। ठीक है, तो पॉजिटिव में ही रहती है जो डीसी होती है हमेशा। लेकिन एसी जो होता है ना वो पॉजिटिव में भी रहता है और नेगेटिव में भी रहता है। वो कैसे रहता है वो समझते हैं। एसी मतलब कि एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आया कि अगर इस वायर में, यहाँ से समझेंगे हम ध्यान से, अगर इस वायर में एसी डीसी वोल्टेज चल रही है तो करंट भी डीसी में एक फ्लो में चलेगा, सीधा करंट इधर चलेगा, सीधा ऐसा सीधा चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, स्मूथली चल रहा है एक साइड में।
अगर हम इसको ए और बी का नाम दे दें तो बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर स्मूथ इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, तो करंट जो है ए से बी की ओर चली जा रही है। ठीक है, ऐसा होता रह रहा है, ये प्रोसेस चलता रह रहा है कंटिन्यूस, क्योंकि ये डीसी है। लेकिन अगर ये एसी रहता तो पता है क्या होता, एक बार करंट आगे बढ़ता, एक बार करंट फिर पीछे बढ़ता, फिर आगे बढ़ता, फिर पीछे बढ़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि एसी में नेचर चेंज होता है। अब डीसी का जो वोल्टेज होता है सिंबल वो ऐसा होता है, डॉट 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 करके एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची होती है। मतलब ये डीसी का सिंबल है। और एसी का अगर सिंबल देखोगे अपना तो ऐसा होता है, ये एसी वोल्टेज का सिंबल है। तो एसी वोल्टेज का सिंबल ऐसा होता है, डीसी वोल्टेज का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, तो डीसी में तो ऐसे होता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में केवल चलता है। लेकिन अगर एसी की बात करें तो एसी यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी। जैसे डीसी भी यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था, कहीं से भी डीसी शुरू हो सकता था, जीरो से भी हो सकता था, बूस्ट किया, धीरे धीरे 5 वोल्ट हो गया, फिर 5 वोल्ट पे रुका हुआ है। डीसी की ये भी प्रोसेस हो सकती थी, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे 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 जाके जीरो हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ये डीसी की थी। लेकिन एसी मान लो यहाँ जीरो से उठा, पावर आई एसी की, ऐसे ऐसे बढ़ा, जितना यहाँ ऊपर एम्पलीट्यूड था उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी एम्पलीट्यूड बनाता है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या है, माइनस में। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये एक नीचे का जो ये पोर्शन है ये आधा गोला है, और ऊपर का जो पोर्शन है वो आधा गोला। दोनों को अगर मिला दो, ये पॉइंट पकड़ के यहाँ टच करा दो, और ये पॉइंट तो ऑलरेडी टच है, तो ये एक सर्कल बन जाएगा, ऐसा एक राउंड बन जाएगा। ठीक है ना, ये एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 1 हर्ट्ज़। अगर ये 1 सेकेंड में बस एक ही सर्कल घूमता है तो 1 हर्ट्ज़ है। कितनी है? 1 हर्ट्ज़ बोलेंगे, ओनली 1 हर्ट्ज़, किलो नहीं है, मेगा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही 1 सेकंड में 50 बार चेंज करता है पोल, मतलब कि समझना ध्यान से आप, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ इसको, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये प्लस में एक बार गया और एक बार क्या गया, माइनस में। तो एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ, तो इसको क्या बोला गया, 1 हर्ट्ज़। अगर यही 1 सेकंड में 50 सर्कल पूरा करता है, मतलब कि ऐसा वाला, ये कितनी बार हो गया, 50 बार प्लस हुआ, 50 बार माइनस हुआ, 50 टाइम प्लस हुआ, 50 टाइम माइनस बनाया अगर वो 1 सेकंड में, तभी तो वहाँ लिखा था 220 वोल्ट। ये जो हाइट जा रही है कम से कम, ये 220 वोल्ट जा रही है प्लस में, और जो नीचे जा रही है हाइट, ये भी 220 वोल्ट जा रही है माइनस में। समझना आप ध्यान से, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का जो अमाउंट जा रहा है, एक साइड 220 और दूसरे साइड नेगेटिव डायरेक्शन में भी 220, और 1 सेकंड में कितनी बार, 50 टाइम। तो इसीलिए वहाँ लिखा हुआ था 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। मतलब कि 1 सेकंड में हमारे यहाँ का जो अल्टरनेटिव करंट है वो 50 बार प्लस और 50 बार माइनस पोल बना लेता है। और हमारे अलावा जो दूसरी कंट्री है जिसमें 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है, वो 60 बार, मतलब वहाँ जो टरबाइन का पहिया है, वहाँ जो टरबाइन की कॉइल है वो और तेज़ मूव करती है हमारे देश की तुलना में। वो कैसे बनाया गया है वो हम समझेंगे। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है ना एम्पलीट्यूड, अगर यही एम्पलीट्यूड 220 के बजाय अगर हम 5 वोल्ट बोल दें, ये एसी 5 वोल्ट की भी तो हो सकती है, 5 वोल्ट एसी, तो 5 एम्पलीट्यूड का अब प्लस में गया, 5 माइनस में गया। 5 वोल्ट की भी एसी हो सकती है, माइनस में 5 जाता। हमारे घर में आने वाली जो एसी है वो 220 है, 230 है, 240 है, लेकिन हम 5 वोल्ट का भी तो एसी ले सकते हैं, प्लस में 5 वोल्ट एसी, माइनस में 5 वोल्ट एसी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट का है। और एसी कैसे? क्योंकि वो 1 सेकंड में कम से कम 50 बार चल रहा है, तो वो एसी हो गया। 1 सेकंड में कम से कम कितनी बार चल रहा है? 50 बार अपनी पोल को चेंज कर। इसी पोल की चेंज होने से हमें वो झटके का अनुभव होता है। अगर हम एसी वायर को टच कर देते हैं और करंट हमें जब लगता है तो हमें झटका लगता है। तो यहाँ तो हमने केवल वोल्टेज के बारे में बताया कि वोल्टेज इस एम्पलीट्यूड तक जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, एक हायर एम्पलीट्यूड तक, फिर जीरो हो रहा है। जितना एम्पलीट्यूड तक गया था पॉजिटिव में, उतना ही एम्पलीट्यूड तक गया नेगेटिव में। 1 सेकंड में ये एक बार नहीं हुआ है, 50 बार हुआ है, तो उसको बोला गया है एसी। अच्छा, तो अगर ये 50 हर्ट्ज़ है तो 50 बार हुआ। अगर यही 32 किलो हर्ट्ज़ होता तो क्या बोलते हैं उसको? किलो मतलब समझ रहे हैं ना, हज़ार, मतलब 32,000 30 हर्ट्ज़, मतलब कि 1 सेकंड में ये 50 बार कर रहा है। अगर 1 सेकंड में 32,000 बार आप पोल चेंज कर लेना तो ये स्लिप क्लॉक हो जाएगा, मोबाइल में यूज होने वाला स्लिप क्लॉक। लेकिन इसके साथ जो वोल्टेज होगा वो कम से कम 0.8 0.9 ही होना चाहिए, और वो वोल्टेज जो होगा वो एसी में होता है, ना कि डीसी में। ठीक है,
तो वो इतना इतना कम वोल्टेज होता है एसी में कि वो हमें कुछ कर नहीं सकता, उसकी वजह से हमें कोई झटका या कोई शॉक नहीं लगता है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसके अंदर, समझ गए हैं। इसी तरह मेगा हर्ट्ज़ की अगर हम बात करें 19.2 या 26 मेगा हर्ट्ज़ की बात करें, कैलकुलेशन ईजी होगा। 26 मेगा हर्ट्ज़ में तो समझ लो 60 हर्ट्ज़, समझ लो इतनी बार पोल चेंज करेगा वो 1 सेकेंड में, वो होगा मेगा हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। अच्छा, ये तो हमारा बेसबैंड क्लॉक हो गया, ठीक है। तो मोबाइल की फ्रिक्वेंसी 5G की तो 3500 मेगा हर्ट्ज़ है, 3500 मेगा हर्ट्ज़ है, मतलब कि बाप रे बाप। फिर 35 के आगे 2 जीरो तो पहले से है, 6 बार और लगाओ, 3 4 5 6, ये हर्ट्ज़ होगा। मतलब इतनी बार पोल चेंज करेगा वो फ्रिक्वेंसी 1 सेकेंड में, और उसका वोल्टेज जो होता है ना बहुत कम होता ही नहीं है, 0.0001 वोल्ट ऐसा, इसलिए मल्टीमीटर में तो शो ही नहीं करता वोल्टेज फ्रिक्वेंसी लाइन में। और फ्रिक्वेंसी भी इतनी हाई होती है कि हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है कि उस फ्रिक्वेंसी को चेक कर पाएँ, तो इसलिए हम नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी को कोई डिवाइस से नहीं चेक कर पाते हैं। नहीं तो अगर होती कोई डिवाइस तो हम सीधे वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डिवाइस नहीं है, डिवाइस है मार्केट में, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है ईजिली, ठीक है। वो बहुत तो होगा, है भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसका चांस ही नहीं है कि हमारे पास हो सकता है, वो केवल रिसर्च लेवल के काम के लिए ही ऑथोराइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है समझ में आ गया ना, 50 हर्ट्ज़, फिर 32 किलो हर्ट्ज़ और 19.2 मेगा हर्ट्ज़, 26 मेगा हर्ट्ज़, क्या चीज़ें हैं। तो हो क्या रहा है, जिसमें जितनी ज़्यादा पोल चेंज होती है उसकी फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है ना वो कम होता चला जाता है। इसी वजह से हमें वो फ्रिक्वेंसी जो है परेशान नहीं करती है, उस फ्रिक्वेंसी को हम हाथ से भी छू सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसकी वोल्टेज की एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाती है। वेरिएशन तो ज़्यादा होता है, पोल चेंज बार बार हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हो रही है, लेकिन उसका वोल्टेज का एम्पलीट्यूड इतना कम है कि हमें झटका नहीं लगता। लेकिन अगर 220 ले लो, 180 भी ले लो ना, 200 भी ले लो, 120 भी ले लो, 50 भी ले लो ना, अगर 50 वोल्ट के प्लस माइनस के साथ पोल चेंज कर रहा है ना ये एसी, 50 वोल्ट के प्लस माइनस के साथ, तो भी आपको झटका लग जाएगा। 25 वोल्ट के साथ भी आपको महसूस हो जाएगा। लेकिन अगर 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट हो गया तो फिर वो स्पार्क बहुत कम होगा, मतलब वो पोल चेंज करने का अनुभव आपको नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा कि पोल चेंज हो रहा है। वो चीज़ DSO में पकड़ में आ जाएगी, DSO से वो चीज़ पकड़ में आएगा, ठीक है। तो DSO वो चीज़ मेजर करके बता देता है हमें, स्लिप क्लॉक तक की चीज़ें बता देता है, 32 किलो हर्ट्ज़, क्योंकि हमारे पास जो DSO होता है वो 100 मेगा हर्ट्ज़ तक का होता है, 100 मेगा हर्ट्ज़ तक का होता है। लेकिन जो मोबाइल की फ्रिक्वेंसी होती है 5G की, वो 3500 मेगा हर्ट्ज़, मतलब कि इस DSO से काम नहीं चलेगा, इसका 3500, ये 35 गुना करना पड़ेगा इसका, तब जाके वो DSO इस, तो वो तो अभी मेरे पास नहीं है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं, मार्केट में 200-300 तक का आ चुका है, लेकिन ईजिली मिल रहा है जो 300-200 तक का है। तो 200-300 लेके करोगे क्या आप, जब 100 में ही सारा काम हो जा रहा है, तो 200-300 तक की फ्रिक्वेंसी वाली डिवाइस लेके करनी क्या, कुछ है तो नहीं एक्स्ट्रा, ऐसा तो नहीं है कि 200 का ले लोगे तो 5G फ्रिक्वेंसी मेजर कर पाओगे, तब भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोई नहीं, अगर 100 है तो बढ़िया है। दूसरी चीज़, तो ये समझ में आ गया, AC का नेचर ऐसा होता है, DC का नेचर डायरेक्ट होता है, डिस्चार्ज जैसा होता है। अभी करंट के बारे में बात किया था डायरेक्ट DC में, कि जैसा वोल्टेज होगा उसी के अकॉर्डिंग करंट कहीं भी हो सकता है। लेकिन AC में, तो AC में जो करंट की लाइन होती है वो भी इसी के साथ साथ चलती है, वोल्टेज के साथ साथ चलती है। करंट जैसा वोल्टेज होगा, V से वोल्टेज को लिखेंगे, करंट भी उसी के साथ साथ चलेगी। अब ये जो करंट है ना AC में, इसको ज़रा फील करते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। और ये करंट इसमें बहुत लॉजिकल चलता है। अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा है, सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, कॉइल लगा है तो अलग तरीके से ये करंट बिहेव करेगा। ये सारी चीज़ें हमें आगे समझनी है। बूस्ट वोल्टेज बनता कैसे, ये सारी प्रोसेस यहीं पे छिपी हुई है। तो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे धीरे धीरे, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। इंडक्शन होता है क्या, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बनती कैसे, आउट कॉइल के इनर साइड में जो पावर IC के पास जो बक कन्वर्टर IC होती है, उसके पहले एक साइड फ्रीक्वेंसी होती है, BPS की कॉइल पे फ्रीक्वेंसी होती है, बूट कैप पे 8 वोल्ट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें यहीं छिपी हुई है AC फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो हमने ये बोला कि वोल्टेज के साथ साथ करंट का एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाता है और एक लेवल तक जाता है। जब वोल्टेज कम होना शुरू होता है तो करंट भी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, वोल्टेज 0, करंट भी 0। फिर वोल्टेज का नेचर ये क्या है, माइनस में चला जाएगा क्या वोल्टेज, नहीं, ये चीज़ अब फील करो, आप फील करके समझोगे, माइनस में नहीं जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना चीज़ें, सर्किट ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो माइनस में नहीं जाता है। देखिए इसकी होता कैसे है, ये वायर है, यहाँ फील करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वायर है, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, मतलब कि करंट एक साइड चल रही थी, जैसे इसने पोल चेंज किया तो अगर 10 एम्पियर की करंट आगे चल रही थी तो उतने ही एम्पियर की करंट बैक साइड में फिर चलेगी। 10 एम्पियर की ही करंट क्या हो जाएगी, समझ गए ना, 10 एम्पियर की करंट रिवर्स, मतलब
1 सेकंड में ये 50 टाइम 50 हर्ट्स, 1 सेकंड में ये 50 बार करंट का पोलैरिटी चेंज होगा, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, ऐसा मतलब झटका, एक बार करंट आगे जा रहा है एक बार पीछे आ रहा है, एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक बार इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और एक बार इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना बोल के हम यहाँ पे बी पॉइंट दे दें और यहाँ पे ए पॉइंट दे दें तो समझ में आएगा। एक बार इलेक्ट्रॉन करंट आगे बढ़ रहा है ए टू बी, मतलब इलेक्ट्रॉन बी टू ए चल रहे हैं, और एक बार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, करंट जो है वो बी टू ए आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ए टू बी जा रहा है। मतलब कि एक बार इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर आ रहा है तो एक बार इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहा है। 1 सेकंड में ये 50 बार हो रहा है, 1 सेकंड में 50 बार। मतलब कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहा है, वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक बार छटक के यहाँ जा रहा है फिर छटक के यहाँ आ जा रहा है, मतलब अपनी ही जगह पे रह रहा है। वो एक इलेक्ट्रॉन केवल कंपन कर रहा है, केवल क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। कंपन कर रहा है, जो भी है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कंपन कर रहा है, जो वेरिएट कर रहा है, एक जगह ही वो आगे पीछे हो रहा है, इसको भी करंट बोलते हैं। ये एसी नेचर का करंट है। ये किस नेचर का करंट है, एसी। इसीलिए एसी वोल्टेज के साथ में करंट नहीं लिखा जाता, फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। ऐसा नहीं लिखा जाता है कि 220 वोल्ट 12 एम्पियर, ऐसा थोड़ी लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है 50 हर्ट्स। मतलब समझ गए ना, करंट को 50 बार पोल चेंज करा रहा है ये वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज का भी पोल 50 बार ही चेंज हो रहा है। तो इसी कारण एसी वोल्टेज को एक जगह से, ये एक टावर हो गया हमारा अगर, और एक दूसरे बिजली हाउस और वहाँ से फिर टावर और फिर वहाँ से घर, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ कंपन शुरू हुआ अगर, तो वो कंपन यहाँ भी होने लगेगा, वही कंपन यहाँ भी होने लगेगा, वही कंपन यहाँ भी होने लगेगा, और वोल्टेज जो 220 यहाँ से चली थी वही 220 यहाँ भी पहुँच जाएगी, फ्रीक्वेंसी 50 ही रहेगी। इसमें तार के लंबे हो जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऊर्जा लॉस बहुत कम होती है। जो ऊर्जा हमारे सौर मतलब जहाँ टरबाइन लगी हुई है, जहाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया जा रहा है, वहाँ से जो ऊर्जा चली है वो ऊर्जा हमारे बिजली हाउस से होते हुए, हमारे मेन ट्रांसफार्मर से होते हुए, बिजली हाउस से होते हुए, ट्रांसफार्मर से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारे घर तक आती है। वो चला हुआ था 11,000 वाट तक की वोल्टेज के साथ में, 11,000 वाट पावर की लाइन थी। हमारे घर तक आते आते वो 220 वोल्ट और लगभग जो है 11,000 वोल्ट, सॉरी वाट नहीं बोलेंगे, 11,000 वोल्ट के साथ चली हुई थी। लेकिन हमारे घर आते आते 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया वो, हमारे रूम तक आते आते 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया वो, हमारे रूम तक आते आते 220 वोल्ट में कन्वर्ट हुआ। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई पावर थी, जो एक जगह से दूसरे जगह कई हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आ गई हमारे यहाँ तक, हमारे विलेज तक। विलेज में जो ट्रांसफार्मर है, जो बिजली हाउस है, वहाँ से ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को अलग अलग रेंज में 400 वोल्ट में करके जो है 400 वोल्ट 440 वोल्ट में कर करके अपने विलेज के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में भेज दिया गया, और वो छोटा ट्रांसफार्मर फिर से स्टेप डाउन किया और 220 में कन्वर्ट कर दिया, और वो 220-50 हर्ट्स आपके घर में गई, और वो आप यूज़ करते हो, और उससे कई डीसी अप्लायंसेस भी चलाते हो आप। क्यों? क्योंकि एसी से डीसी कैसे चलेगा, उसके लिए पहले एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में ये समझेंगे हम, एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो है एसी वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें करंट जो है ट्रेवल नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन बस एक ही जगह कंपन करना शुरू कर देता है और पहुंच जाती है वोल्टेज और करंट। लेकिन डीसी में क्या होता है कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन को दूसरे सिरे तक जाके बैटरी के अंदर पड़े हुए एक पॉजिटिव चार्ज को मारना होता है, ड्रॉप कराना होता है। तो बैटरी के अंदर क्या है कि एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं, कोलिजन होता है, ट्रेवल करना पड़ता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को। मतलब बैटरी के अंदर अगर उसकी वायर लंबी कर दी जाए, बहुत लंबी वायर कर दी जाए बैटरी में, तो बैटरी की पावर एक जगह से दूसरे जगह जाना संभव नहीं है।
तो एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। बैटरी की पावर एक जगह से दूसरे जगह जाना संभव नहीं है। स्टोरी क्या था कि जब शुरू में, जब बहुत रिसर्च लेवल की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, जब हमारे डीसी वोल्टेज का सबसे पहले डीसी जो दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आप सर्च कर सकते हो, बोल्ट्जमैन नाम था उनका, ऐसा कुछ करके। तो दो साइंटिस्ट थे, एक ने डीसी का खोज किया और एक ने एसी का खोज किया। जो एसी का खोज किया था ना, उसको पहले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। ये बोला गया था कि एसी खतरनाक है, एसी से जान जा सकती है, एसी नहीं चलेगा। लेकिन जो डीसी वाली कंपनी थी स्टार्टिंग में, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी और वो चाहती नहीं थी कि एसी की जो खोज हुई है वो मार्केट में आए, क्योंकि इसका बहुत लॉस हो जाता उस टाइम। क्यों लॉस हो जाता समझिए, क्योंकि ऐसा होता था कि आपका ये घर है और ये आपका बिजली हाउस है, ठीक है। यहाँ से घर में अगर आप एक फ़ैन के लिए सप्लाई लिए रखे हो, ऐसे प्लस माइनस दोनों वायर चाहिए होता है, ले रखे हो, तो केवल फ़ैन ही चलाओगे आप। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक बल्ब भी हम जला लें और इसमें से एक तार इसमें दे दें स्विच लगा के, तो नहीं चलती, पावर लो हो जाती थी वायर के डिस्टेंस बढ़ जाने से, और वो बल्ब डिम हो जाता था और साथ ही साथ फ़ैन भी कम हो जाता था। तो आपको बिजली हाउस में फिर से एक फॉर्म देना पड़ता था, उस टाइम का प्रोसेस ही मैं बता रहा हूँ ऐसा, और फिर आपको वहाँ पे एक कनेक्शन अप्लाई कराना पड़ता था कि मुझे एक वायर भी, बल्ब भी चलाना है, तो फिर 2 तार आपके घर में बिजली हाउस से आती थी। ऐसे ही फिर आपने बोला कि मैंने अब फिर टीवी ले लिया है। उस समय तो वो चीज़ें होती नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा था, बल्ब और पंखा ही था। तो ऐसे ही एक और बल्ब जलाना है आपको अगर, तो फिर उसके लिए बिजली हाउस में जाके कनेक्शन, ऐसे 2 तार, इतने तार बिछाने पड़ते थे सबके घर में। लेकिन एसी में ये चीज़ नहीं था। अगर आपके घर में एक बार ये एसी की 2 वायर आ गई ना, तो बस यहीं से पूरे घर में जितनी चीज़ें चलानी है चला लो। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक था, तो इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। तो यही सब चीज़ें हैं कि डीसी में अगर वायर की लंबाई बढ़ती जाएगी तो उसका एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें इसके लिए बार बार डीसी वायर की सर्किट जोड़नी पड़ेगी, बैटरी या जो सोर्स क्षेत्र है जहाँ से वो पावर आ रही है। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है, वो ट्रैवलिंग बहुत ईजी कर जाता है, एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है एसी में होता है और डीसी में नहीं होता। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे जो है हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आर के बारे में देखा, आई के बारे में देखा, वोल्टेज के बारे में देखा। आई मतलब करंट। अब करंट हम केवल कंसीडर किस में करते हैं, डीसी में, ठीक है। एसी में कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी की बात होती है। वोल्टेज डीसी में भी होता है और किस में होता है, एसी में भी होता है। और रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में भी होता है, किलो ओम में भी होता है और मेगा ओम में भी होता है। और रजिस्टिविटी भूल ही जाओ। रजिस्टिविटी तो मैंने समझने के लिए बताया कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। जो रजिस्टिविटी है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, क्या है, ठीक है, एल्यूमिनियम है। अब सबसे जो हमारा बैड दिखा है वो आयरन दिखा है, बाप रे 9 पॉइंट समथिंग था उसका। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा जो सबसे बैड है यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम सबसे ख़राब है, जिसकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस इसमें होगा। इसका तार बनाओगे तो ये तार जल्दी जलेगा, आयरन का बनाओगे तो और जल्दी जलेगा, क्योंकि उसका 9 पॉइंट समथिंग है। तो इसीलिए जो एल्यूमिनियम का फ़ैन है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन कॉपर का फ़ैन है, अच्छा चलता है मार्केट में, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है ये सारी चीज़ें, एसी, डीसी और रेजिस्टेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट हमारा होगा, इसी टॉपिक को हम आगे लेंगे, जिससे हम रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी समझा देंगे आपको। और रेजिस्टेंस हमने देख ही लिया है, रेजिस्टेंस के साथ करंट और वोल्टेज भी देख लिया है। अब हम टॉपिक चेंज करेंगे आगे और ये समझेंगे कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी क्या है, उस एनर्जी के बारे में समझेंगे। दूसरी चीज़, जैसे ऊर्जा तो ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो बैटरी है और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले रजिस्टर डिवाइडर सर्किट पढ़ा लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसके बाद हम कैपेसिटर भी स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर और बैटरी एक ही तरह से काम करता है, वर्किंग प्रोसेस एक ही जैसा है, लेकिन उनके जो काम करने का तरीका है वो अलग है। बैटरी अलग तरीके से काम करता है, कैपेसिटर अलग तरीके से काम करता है लेकिन दोनों में ऊर्जा स्टोर होती है, ठीक है, दोनों में स्टोर होती है, दोनों एक तरह से स्टोरेज की तरह ही काम करता है। स्टोरेज मतलब चार्ज का स्टोर होना। अब उसके बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे भी चार्ज स्टोर होता है, इकट्ठा होता है, वो जगह चार्ज हो जाता है। जैसे बैटरी में आवेश इकट्ठा हो गई तो बैटरी चार्ज हो गई, आवेश निकल गई बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो वो चीज़ें बात करेंगे कि होता कैसे, उसके पीछे फॉर्मूला क्या है, कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे रेजिस्टेंस के बारे में अभी देखा कि कहीं पे भी अगर किलो ओम में होता है और हम फॉर्मूले से उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, किलो ओम में लिखा है और फॉर्मूले से उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो पहले उसको हम ओम में बदल लेंगे। जैसे लिखा हुआ 12 किलो ओम, तो हम इसको क्या करेंगे, 12 और किलो जो है ना, तो किलो को 1000 लगा देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 12, ऐसा 12,000 ओम। अब इसको फॉर्मूले में रखना है।
और जो वोल्टेज होगा वो हमारा वोल्टेज फॉर्म में ही होगा। अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही रखेंगे तो हमारा आई निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो V = IR फॉर्मूला लगा के तब निकालेंगे तब हमारा निकलेगा। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आगे हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को सीखेंगे। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम कैसे करता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर के बाद ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा कॉइल के बारे में, इंडक्टर कॉइल के बारे में, ठीक है। और कॉइल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कॉइल से जस्ट पहले कैपेसिटर पढ़ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट होगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और कैपेसिटर का। तो जिनको भी वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके फ्रेंड हैं अगर ऐसे जिनको ये चीज़ें सीखनी है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जिनको भी सीखना है वो इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना ऑनलाइन या ऑफलाइन तो हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और ऑफलाइन जो है 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, सीट बुकिंग चल रही है, 1-2 सीट बची हुई है, आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे वेबसाइट वीडियो कोर्स भी दिख रहा है, यहाँ से भी आप स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी ये डिस्काउंट आपको अभी भी चल रहा है। ये डिस्काउंट कुछ ही समय के लिए है, तो ये हमेशा के लिए नहीं मिलने वाला आपको। जिनको भी इनरोल करना है वो जल्द से जल्द कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।